Hello everyone, welcome to Efforts. This is Mitali Singh, your B.Ed guide. B.Ed फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है एडू B.Ed 113 113 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी। आज के इस वीडियो में हम इस पेपर का यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं यानी न्यू ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की नई प्रवृत्तियां। यूनिट 3 के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके टॉपिक्स काफ़ी लंबे हैं, जिस वजह से हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। बट मुझे अब लगता है कि 2 पार्ट्स आर नॉट इनफ, तो इसीलिए यूनिट 3 को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। यूनिट 3 के पार्ट 1 का वीडियो मैंने B.Ed सेमेस्टर 4 नाम की प्लेलिस्ट में रखा है और उसके साथ ही जितने भी वीडियोस हैं 4 सेमेस्टर के सबको मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया उस प्लेलिस्ट में और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाके प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं। यूनिट 3 में हमें पढ़ना था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सुपरवाइज्ड मेथड, डिस्कवरी अप्रोच, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट, नीड एंड फैमिलीज। यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया है और आज का जो वीडियो है पार्ट 2 का, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का मनोवैज्ञानिक मॉडल। इसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं: ग्लेसर्स BTM, फ्लैंडर्स सोशल इंटरेक्शन मॉडल, ब्रूनर्स कैम और ऑसोबेल्स AOM। तो पार्ट 2 में केवल स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, ग्लेसर्स BTM और फ्लैंडर्स सोशल इंटरेक्शन मॉडल। अब टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि 25 मार्च से होली के शुभ अवसर पर मैं अपना सीटेट का फ्री बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि हम सीटेट की तैयारी शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से। सीटेट 2025 को टारगेट रखते हुए मैं आपको एक ही अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कराऊंगी। तो अपना B.Ed और सीटेट दोनों मेरे साथ अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने के लिए 25 मार्च से मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बेसिक टीचिंग मॉडल का सबसे पहले हम कंसेप्ट और मीनिंग जान लेते हैं। बुनियादी शिक्षण मॉडल की अवधारणा और उसका अर्थ। ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल was developed by Robert Glaser in 1962. It explains the relationship between teaching and learning. It provides a simple and adequate conceptualization of the teaching process. This model belongs to the category of psychological models of teaching. ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण मॉडल 1962 में रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा विकसित किया गया था। यह शिक्षण और सीखने के बीच के संबंध को बताता है और साथ ही ये शिक्षण प्रक्रिया की एक सरल और पर्याप्त अवधारणा प्रदान करता है। ये मॉडल शिक्षण के मनोवैज्ञानिक मॉडल की श्रेणी से संबंधित है। द ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल, also known as the Teach the Teacher model, is a framework for teaching that emphasizes active participation and feedback. ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसे टीच द टीचर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, यानी टीचर को पढ़ाओ, शिक्षण के लिए एक रूपरेखा है जो सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया पर जोर देती है। अब जानते हैं कि यह शिक्षण मॉडल एक बुनियादी शिक्षण मॉडल क्यों है, यानी व्हाई दिस टीचिंग मॉडल इज अ बेसिक टीचिंग मॉडल। इट इज कॉल्ड द बेसिक टीचिंग मॉडल बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ वेरी बेसिक एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। इसे बुनियादी शिक्षण मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षण के तत्वों के संदर्भ में शिक्षण की प्रक्रिया का एक बहुत ही बुनियादी विश्लेषण प्रस्तुत करता है, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने में मदद करता है। दिस मॉडल अप्लाइज टू ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट एज अ टीचर कैन यूज दिस मॉडल फॉर टीचिंग देम। यह मॉडल शिक्षा के सभी स्तरों यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च आदि सब पर लागू होता है, इसीलिए इसे बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं। साथ ही इसे किसी भी विषय से संबंधित विषय वस्तु पर भी लागू किया जाता है, क्योंकि एक शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए इस मॉडल का उपयोग कर सकता है। यानी डजंट मैटर किस क्लास को पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये मॉडल हर तरह की टीचिंग प्रैक्टिस में यूज हो सकता है, इसलिए इसको बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं। Teaching for any length of time, 40 minutes, 1 hour, weeks, etc. is possible using this model. It explains the whole teaching learning process by dividing it into 4 basic components. इस मॉडल का उपयोग करके कितने भी समय के लिए, चाहे 40 मिनट, 1 घंटा, सप्ताह आदि के लिए शिक्षण संभव है। ये मॉडल संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 4 बुनियादी घटकों में विभाजित करके समझाता है। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी अनुदेशात्मक उद्देश्य। दूसरा है एंटरिंग बिहेवियर यानी प्रवेश करने का व्यवहार।
यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, व्यवहार में प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश का व्यवहार होगा। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं, और परफॉर्मेंस असेसमेंट यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन। Assumptions of the basic teaching model यानी बुनियादी शिक्षण मॉडल की धारणाएं। It is developed on the assumption that every lesson assumes some knowledge on the part of the learner. इसे इस धारणा पर विकसित किया गया है कि प्रत्येक पाठ सीखने वाले के हिस्से पर कुछ ज्ञान ग्रहण करता है, यानी हर पाठ को पढ़ने के बाद बच्चा कुछ न कुछ तो जरूर सीख रहा है। Through the instructional procedure, the teacher guides the learner from entry behavior to terminal behavior. अनुदेशात्मक प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी को प्रवेश व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक मार्गदर्शन करता है। यानी जब से पाठ पढ़ाना शुरू किया गया है तब से लेकर जब तक पाठ खत्म नहीं होता, जो शिक्षक होता है वो बच्चों का मार्गदर्शन करता रहता है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, यानी बुनियादी शिक्षण मॉडल के क्या क्या चरण हैं। सबसे पहला है स्टेप 1, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। The instructional objective is those objectives that the student should attain upon completion of a unit of instruction. These objectives may be stated in general, specific or in behavioral terms. तो पहला चरण होता है निर्देशात्मक उद्देश्य का। निर्देशात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें छात्र को निर्देश की एक इकाई को पूरा होने तक प्राप्त करना चाहिए। यानी कि आप बच्चों को किस तरह के निर्देश देना चाह रहे हैं, बच्चे उस निर्देश को समझ रहे हैं और साथ ही उसका पालन भी कर रहे हैं या नहीं। स्टेप 2 है एंटरिंग बिहेवियर। एवरी लर्नर हैज इनिशियल बिहेवियर बिफोर ही एंटर्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज एसेंशियल टू डिटेक्ट द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द लर्नर बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। This step is important because only after this step the teacher can take the students from entry behavior to terminal behavior. सबसे पहले तो ये जानिए कि entry behavior और terminal behavior होता क्या है। Entry behavior का मतलब होता है कि क्लास में जब आप पढ़ाना शुरू करने वाले हैं उससे पहले तक बच्चे के दिमाग में क्या नॉलेज है, और टर्मिनल बिहेवियर होता है कि जब आपने अपना पढ़ाने का वो चैप्टर खत्म कर लिया उसके बाद बच्चे के दिमाग में कितनी नॉलेज आई। दूसरा चरण होता है व्यवहार दर्ज करना, यानी कि जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है उसमें प्रवेश करने से पहले प्रत्येक शिक्षार्थी का प्रारंभिक व्यवहार होता है। यानी हर बच्चा अपने पास एक प्रीवियस नॉलेज लेके आता है, तो उस बच्चे को निर्देश देने से पहले उसके प्रवेश व्यवहार का पता लगाना बहुत आवश्यक है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कदम के बाद ही शिक्षक विद्यार्थियों को प्रवेश व्यवहार से टर्मिनल व्यवहार की ओर ले जा सकता है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे के पास बेसिक नॉलेज कितनी है, आप उसके अंदर कितना ज्ञान अर्जित करना है ये नहीं जान पाएंगे। स्टेप 3, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इट इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस. इट इंडिकेट्स द मेथड, प्रोसीजर एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग विच डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर. दिस कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन 2 प्रीवियस कंपोनेंट्स. तीसरा चरण है अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं. यह शिक्षण प्रक्रिया का सबसे सक्रिय हिस्सा है. यह शिक्षण की विधि, प्रक्रिया और रणनीतियों को इंगित करता है जो शिक्षार्थी के उद्देश्यों और प्रवेश व्यवहार पर निर्भर करता है. शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट्स. यह घटक पिछले 2 घटकों पर निर्भर करता है. फोर्थ स्टेप इज परफॉर्मेंस असेसमेंट. Here, ultimate behavior of the learner is tested so that feedback may be given. If the need arises, objectives may be modified, the instructional procedure may be improved, and an assessment of performance is made again. Evaluation techniques used for the purpose of assessment tests are observation, interview, rating scale, etc. चौथा चरण होता है प्रदर्शन मूल्यांकन का. यहाँ शिक्षार्थी के अंतिम व्यवहार पर परीक्षण किया जाता है ताकि प्रतिक्रिया दी जा सके, यानी ये पता किया जा सके कि शिक्षक ने किस तरह का पढ़ाया है और बच्चों को वो समझ आया है नहीं. और यदि आवश्यकता पड़ी तो उद्देश्यों को संशोधित किया जा सकता है और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है. उसके साथ ही प्रदर्शन और मूल्यांकन भी फिर से किया जा सकता है. मूल्यांकन परीक्षणों के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विकास तकनीकें हैं, जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल आदि. If the performance assessment indicates that the learners have not been able to achieve the objectives set for them, necessary changes are brought about in any one or all proceedings components of this model so that the goals of instruction are attained. यदि प्रदर्शन मूल्यांकन ये इंगित करता है कि शिक्षार्थी उनके लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो इस मॉडल में किसी भी एक या सभी कार्रवाई घटकों को आवश्यक रूप से परिवर्तन किया जाता है.
ताकि निर्देश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। चलिए चारों स्टेप्स को शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी क्लास में घुसने से पहले आपके दिमाग में ये चीज प्रिपेयर होनी चाहिए कि आप जो आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, बच्चों को आप सिखाना क्या चाहते हैं। दूसरा स्टेप होता है एंटरिंग बिहेवियर, यानी जब आप क्लास में प्रवेश कर रहे हैं तो उस वक्त आपको सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो ये कि बच्चों के पास बेसिक नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज कितनी है, यानी बच्चे कितना जानते हैं और उन्हें कितना और सिखाने की जरूरत है। प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तीसरा स्टेप होता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, यानी अब आप अपना जो चैप्टर है उसे पढ़ाना शुरू करेंगे, जो भी आप चीजें प्लान करके आए हैं उस तरह से। और लास्ट होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी बच्चों ने जो भी पढ़ा अब उसका आप टेस्ट लेंगे कि आपने जो भी पढ़ाया बच्चों को क्या वो चीजें उन्हें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। और जो कि ये चारों स्टेप किसी भी लेवल पे यूज हो सकते हैं, यानी चाहे आप 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, नर्सरी को पढ़ा रहे हो या 12th में पढ़ा रहे हो। इसलिए इसको बेसिक टीचिंग मॉडल कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये तो कंफर्म एग्जाम में आना ही है। फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FIACS, यानी कि फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। पहले हम जानते हैं कि इंटरैक्शन एनालिसिस क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस यानी अंतःक्रिया विश्लेषण की अवधारणा। फ्लैंडर्स डिफाइंस टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्शन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। फ्लैंडर्स परिभाषित करते हैं कि शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रिया का अर्थ है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों दोनों की भागीदारी होना। Interaction analysis is a process of encoding and decoding a pattern of interaction between the communicator and the receiver. अंतःक्रिया विश्लेषण संचारक और रिसीवर, यानी जो बात कर रहा है और जो बात को सुन रहा है, उसके बीच हो रही बातचीत के पैटर्न को इनकोड और डिकोड करने की प्रक्रिया है। यानी अगर आपस में दो लोग बातें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर है और स्टूडेंट है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स उसे पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं उसके बीच में जितनी भी बातचीत हो रही है दोनों के बीच, वो किस तरह की बातचीत है, इसी का पता लगाना होता है इंटरैक्शन एनालिसिस में। एनकोडिंग हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट्स इन अ मीनिंगफुल वे एंड डिकोडिंग इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन अ यूजफुल वे एंड देन एनालाइजिंग द बिहेवियर्स एंड इंटरैक्शंस इन द क्लासरूम इंटरैक्शन। एनकोडिंग घटनाओं को सार्थक तरीके से रिकॉर्ड करने में मदद करती है और डिकोडिंग का उपयोग डेटा को उपयोगी तरीके से व्यवस्थित करने और फिर कक्षा में बातचीत में व्यवहार और इंटरैक्शन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एनकोडिंग में हम क्या करते हैं कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान टीचर और बच्चे के बीच में जिस तरह की भी बातें हो रही हैं उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है एनकोडिंग। और डिकोडिंग में क्या होता है कि रिकॉर्ड करने के बाद हम उनकी जितनी भी इंटरैक्शंस थी उन सबको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसी को कहते हैं डिकोडिंग। देयर आर 4 important टेक्निक्स टू ऑब्जर्व द इंटरैक्शन सिस्टमैटिकली। दीज आर, बातचीत को व्यवस्थित रूप से देखने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए 4 महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। ये हैं फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, सबसे पहला तो FIACS यानी फ्लैंडर्स इंटरैक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली। दूसरा है रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम RCS यानी कि पारस्परिक श्रेणी प्रणाली। तीसरा है इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरीज ETC यानी कि समतुल्य टॉक श्रेणियां या फिर समतुल्य बातचीत श्रेणियां। और चौथा है वर्बल इंटरैक्शन कैटेगरी सिस्टम VICS यानी कि मौखिक इंटरैक्शन श्रेणी प्रणाली या मौखिक अंतःक्रिया श्रेणी प्रणाली। आप इंटरैक्शन को अंतःक्रिया लिख सकते हैं हिंदी वाले जो हैं। तो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल एंड वाइडली यूज टेक्निक इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन चारों तकनीकों में से जो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली है, वह तकनीक दुनिया भर में अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे उपयुक्त और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। यानी कि क्लासरूम इंटरैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक यूज की जाती है वो है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। तो अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि इंटरैक्शन एनालिसिस होता क्या है। इंटरैक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके एनालिसिस, एनकोडिंग, डिकोडिंग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आप 4 टेक्निक्स बताएंगे और उनमें से जो सबसे बेस्ट है FIACS, इसके बारे में उसके बाद बताना शुरू करेंगे।
मतलब कभी भी अपने आंसर को डायरेक्ट ऐसे FIACS लिख दिया, उसके बारे में लिखना, ऐसे नहीं शुरू कर देना है, ठीक है। मैं आपको स्कोरिंग आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ। अब देखते हैं FIACS के बारे में। Ned A. Flanders developed a system of interaction analysis to study what is happening in a classroom when a teacher teaches. It is known as Flanders Interaction Analysis Category System, यानी कि FIACS। नेड ए फ्लैंडर्स नाम के एक व्यक्ति ने यह अध्ययन करने के लिए इंटरैक्शन विश्लेषण की एक प्रणाली विकसित की कि जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो कक्षा में आखिर हो क्या रहा होता है। इसे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के रूप में जाना जाता है। Flanders and others developed this system at the University of Minnesota, USA between 1955 and 1960. फ्लैंडर्स और उनके साथ के अन्य लोगों ने 1955 और 1960 के बीच अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में इस प्रणाली को विकसित किया था। फ्लैंडर्स क्लासिफाइड टोटल वर्बल बिहेवियर इनटू 10 कैटेगरीज। वर्बल बिहेवियर कंप्राइजेस टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस और कंफ्यूजन। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्लैंडर्स ने कुल मौखिक व्यवहार को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। मौखिक व्यवहार में शिक्षक की बातचीत, छात्र की बातचीत और चुप्पी या भ्रम भी शामिल है। यानी कि क्लास में जितनी भी तरह की बातें हो रही हैं, उन सारी बातों को टोटल 10 कैटेगरीज में फ्लैंडर ने डिवाइड किया है। द 10 कैटेगरीज आर मेंशन्ड एज अंडर। 10 श्रेणियों का उल्लेख इस प्रकार से है। सबसे पहले तो टीचर टॉक, इसकी 7 कैटेगरीज हैं। प्यूपिल टॉक 2 कैटेगरीज, साइलेंस और कंफ्यूजन 1 कैटेगरी। यानी जो शिक्षक वार्ता है, टीचर जिस भी तरह की बातें क्लासरूम में करता है, उसको 7 श्रेणियों में बांटा है फ्लैंडर ने। और विद्यार्थियों की जितनी भी बातचीत है उसको 2 श्रेणियों में बांटा है। और मौन या भ्रम की 1 श्रेणी रखी है। यानी एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जब ना टीचर बोल रहा होता है ना स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ये MCQs में भी आता है कि फ्लैंडर ने कितनी कैटेगरीज को कैसे कैसे डिवाइड किया है। टीचर टॉक का 7, प्यूपिल टॉक का 2, साइलेंस और कंफ्यूजन 1, ठीक है, टोटल 10। ये दिमाग में रखिएगा। Thus, the first 7 categories include teacher talk, next 2 categories include people talk, the last 10th category includes a small span of silence or pause of confusion. इस प्रकार पहली 7 श्रेणियों में शिक्षक वार्ता शामिल है, अगली 2 श्रेणियों में विद्यार्थी वार्ता शामिल है और अंतिम 10वीं श्रेणी में मौन या ठहराव या भ्रम की छोटी सी अवधि शामिल है। अब इसके बाद द फर्स्ट 7 कैटेगरीज और टीचर टॉक हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू इनडायरेक्ट टॉक एंड डायरेक्ट टॉक। पहली 7 श्रेणियां या शिक्षक वार्ता जो है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उन्होंने, अप्रत्यक्ष वार्ता और प्रत्यक्ष वार्ता। अब इन कैटेगरीज को एक एक करके पढ़ लेते हैं। टीचर टॉक 7 कैटेगरीज। इसमें पहला इनडायरेक्ट टॉक। इन दिस मेथड ऑफ एनालिसिस द फर्स्ट 4 कैटेगरीज रिप्रेजेंट द टीचर्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। शिक्षक वार्ता की 7 श्रेणियों में जो अप्रत्यक्ष बातचीत है उसकी पहली 4 श्रेणियां शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती हैं। टीचर टॉक की 7 श्रेणियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष, जिसमें 4 श्रेणियां आती हैं, और दूसरे में 3 श्रेणियां आती हैं जो कि है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट वाले में ये देखा जाता है कि टीचर इनडायरेक्टली किन किन चीजों पे अफेक्ट कर रहा है। तो कैटेगरी नंबर 1 है एक्सेप्ट फीलिंग्स। इन दिस कैटेगरी टीचर एक्सेप्ट्स द फीलिंग्स ऑफ द प्यूपिल्स। ही फील्स हिमसेल्फ हरसेल्फ दैट द प्यूपिल्स शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर एग्जिबिटिंग हिज और हर फीलिंग्स। फीलिंग्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी पहली श्रेणी जो होती है उसको कहते हैं भावनाओं को स्वीकार करना। इस श्रेणी में शिक्षक विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकार करता है। मतलब टीचर ये एक्सेप्ट करता है कि हर बच्चे की अपनी खुद की थिंकिंग है और हो सकता है कि वो टीचर की थिंकिंग से अलग हो। वह स्वयं भी ये महसूस करता है कि विद्यार्थियों को उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको टीचर को ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे पनिश करना चाहिए। भावनाएं सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। यानी ये भी हो सकता है कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे, और ये भी हो सकता है कि बच्चा बिल्कुल आपकी सोच के उल्टा सोच रहा हो। तो पहली श्रेणी में तो टीचर को भावनाओं को स्वीकार करना आना चाहिए। कैटेगरी 2 प्रेज और एनकरेजमेंट। टीचर प्रेजेस और एनकरेजेस स्टूडेंट एक्शन और बिहेवियर।
When a student gives answer to the question asked by the teacher gives positive reinforcement by saying words like good, very good, better, correct, excellent, carry on, etc. दूसरी श्रेणी है प्रशंसा या प्रोत्साहन। शिक्षक छात्र के कार्य या व्यवहार की प्रशंसा करता है या उसे प्रोत्साहित करता है। जब कोई छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर देता है तो शिक्षक को उसे अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतर, सही, उत्कृष्ट, आगे बढ़े, ये इस तरह के शब्द कहकर उसे बढ़ावा देना चाहिए, यानी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, ताकि इससे बच्चा मोटिवेट हो। और जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनको भी रिवॉर्ड का एक मन में लालच आए कि अच्छा, मैं भी अगर आंसर दूंगा तो टीचर मेरी भी तारीफ करेंगे। कैटेगरी 3, एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ pupils. It is just like first, but in this category, the pupil's ideas are accepted only and not his feelings. If a pupil passes on some suggestions, then the teacher may repeat in nutshell in his own style or words. The teacher can say, I understand what you mean, etc. Or the teacher clarifies, builds or develops ideas or suggestions given by a student. तीसरी श्रेणी है विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना या उनका उपयोग करना। ये बिल्कुल पहली श्रेणी की तरह ही है, लेकिन इस श्रेणी में छात्र के विचारों को ही स्वीकार किया जाता है, ना कि उसकी भावनाओं को। यदि कोई छात्र कुछ सुझाव देता है तो शिक्षक को उसे अपनी शैली और अपने शब्दों में संक्षेप में दोहरा देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को ये चीज पता चलती है कि हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की भी इम्पोर्टेंस है टीचर के लिए, तो इससे बच्चा और ज्यादा मोटिवेट होगा आंसर्स देने के लिए। शिक्षक कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ आपका क्या मतलब है, आदि इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चे को ये फील हो कि उसके सजेशंस की वैल्यू है। शिक्षक किसी छात्र द्वारा दिए गए विचारों या सुझावों को स्पष्ट करता है और बनाता है या विकसित करता है। यानी बच्चे ने जो सजेशन दिया उसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए टीचर उसको और थोड़ा एलेबोरेट करके बाकी क्लास को भी समझा दे। Category 4, asking questions. Asking question about content or procedures based on the teacher ideas and expecting an answer from the pupil. Sometimes teacher asks the question, but he carries on his lecture without receiving any answer. Such questions are not included in this category. चौथी श्रेणी होती है प्रश्न पूछना। शिक्षक के विचारों के आधार पर सामग्री या प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछना और छात्र से उत्तर की अपेक्षा करना है। यानी जैसे ही आप एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछिए। इससे ये पता चलेगा कि बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुन रहे थे या नहीं, या जो आप समझाना चाह रहे हैं वो बच्चे को समझ भी आ रहा है या नहीं। कभी कभी शिक्षक प्रश्न पूछता है लेकिन वह बिना कोई उत्तर प्राप्त किए अपना व्याख्यान जारी रखता है। ऐसे प्रश्नों को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। यानी एज अ टीचर आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन नहीं पूछना है, बल्कि आपको सच में बच्चों से आंसर भी उसका लेना है। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप टॉपिक को दोबारा समझाइए और फिर से क्वेश्चन पूछिए। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं इनडायरेक्ट टॉक की। इनडायरेक्ट के बाद आता है डायरेक्ट टॉक। नेक्स्ट 5th to 7th कैटेगरीज रिप्रेजेंट द टीचर्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। यानी जो डायरेक्ट टॉक है, सीधी बात, उसमें क्या होता है कि अगली 5वीं से 7वीं श्रेणियां जो है शिक्षक की, वो इसमें आती हैं। कैटेगरी 5, लेक्चरिंग और लेक्चर। गिविंग फैक्ट्स और ओपिनियंस अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर, एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन आइडियाज, गिविंग हिज ओन एक्सप्लेनेशन और साइटिंग एन अथॉरिटी अदर दैन अ प्यूपिल। 5वीं श्रेणी है व्याख्यान। अपने विचारों की सामग्री या प्रक्रिया अभिव्यक्ति के बारे में तथ्य या राय देना और अपना स्पष्टीकरण देना या छात्र के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी का हवाला देना। यानी 5वीं श्रेणी में शिक्षक सिर्फ पढ़ाता है, जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, उसके बारे में चीजें बताता है, एक्सप्लेन करता है बच्चों को। इसमें बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता या बच्चों का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। इसमें केवल टीचर ही सुप्रीम रहता है और वही चीजों को बताता है, बच्चे बैठ के सुनते हैं। कैटेगरी 6, गिविंग डायरेक्शंस। द टीचर गिव्स डायरेक्शंस, कमांड्स और ऑर्डर्स और इनिशिएशन विथ विच अ प्यूपिल स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विथ, such as open your books, stand up on the benches, solve fourth sum of your exercise 5.3.
श्रेणी 6, इसमें होता है दिशा निर्देशन देना। शिक्षक निर्देश, आदेश या दीक्षा देता है जिसका एक छात्र छात्रा अनुपालन करके पाठ को समझते हैं। क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान टीचर जो भी कमांड्स दे रहा है, जैसे कि अपनी पुस्तकें खोलो, बेंच पर खड़े हो जाओ, या अभ्यास 5.3 का चौथा योग जो है उसको हल करो, इस तरह के सारे कमांड्स या निर्देश छठी श्रेणी में आते हैं। अब लास्ट कैटेगरी 7, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। व्हेन द टीचर आस्क्स द प्यूपिल not to interrupt with foolish questions, then this behavior is included in this category. Teachers, what and why also come under this category. 7वीं श्रेणी है प्राधिकारी की आलोचना करना या उसे उचित ठहराना। जब शिक्षक विद्यार्थियों से मूर्खतापूर्ण प्रश्नों से बाधा न डालने के लिए कहता है तो यह व्यवहार इस श्रेणी में शामिल होता है। यानी कुछ शरारती बच्चों की आदत रहती है कि बीच बीच में बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछ के इंटरप्ट करते रहना। तो जब टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को चुप रहने के लिए बोलता है तो इस तरह का जो व्यवहार है या इस तरह का इंटरैक्शन है वो 7th कैटेगरी में आता है। शिक्षक का क्या और क्यों, ये भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये तो थी 7 तरह की श्रेणियां या 7 तरह के इंटरैक्शंस जिसमें टीचर प्रधान रहता है, यानी जिसमें मेन रोल टीचर का रहता है। अब हम जानेंगे बाकी की कैटेगरीज जिसमें प्यूपिल प्रधान होगा, यानी प्यूपिल सुपीरियर होगा। इसको प्यूपिल टॉक कहते हैं, जिसमें 2 कैटेगरीज हैं, यानी विद्यार्थियों की बातें 2 तरह की श्रेणियों में विभाजित है। कैटेगरी 8, प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स। इट इंक्लूड्स द प्यूपिल्स टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर्स टॉक। टीचर आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन। 8वीं श्रेणी में आता है विद्यार्थियों का जो उत्तर है, उनका रिस्पॉन्स। इसमें शिक्षक की बात के जवाब में विद्यार्थियों की बातचीत शामिल है, यानी टीचर टॉक में जितनी भी बातें हो रही हैं उसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स जो रिप्लाई दे रहे हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कैटेगरी 9, प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। टॉक बाय प्यूपिल्स दैट दे इनिशिएट, expressing own ideas, initiating a new topic, freedom to develop opinions, and a line of thought like asking thoughtful questions, going beyond the existing structure. 9वीं श्रेणी है विद्यार्थियों से बातचीत की शुरुआत। विद्यार्थियों द्वारा बातचीत की पहल की जाती है, मतलब टीचर के पढ़ाने के दौरान बच्चों के माइंड में जितने भी क्यूरियस क्वेश्चंस आते हैं जिनका वो जवाब जानना चाहते हैं, वो सारी जितनी बातें होती हैं वो सब इस कैटेगरी में आती हैं। अपने विचार व्यक्त करना, एक नया विषय आरंभ करना या विचारशील प्रश्न पूछना, इस श्रेणी में बच्चों को अपनी राय या अपनी विचारधारा विकसित करने की भी स्वतंत्रता होती है। साथ ही वो अपने जो मौजूदा ढांचा है उससे भी परे जाकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसका मतलब कि अगर बच्चों के माइंड में टॉपिक से अलग भी कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो भी वो टीचर से पूछ सकते हैं। अब आती है लास्ट की श्रेणी, दैट इज द 10th कैटेगरी, साइलेंस, पॉज और कंफ्यूजन। पॉजेज, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ साइलेंस and period of confusion in which communication cannot be understood by the observer. 10वीं श्रेणी को कहते हैं मौन या विराम या भ्रम की श्रेणी। इसमें विराम अल्प अवधि का मौन या भ्रम की एक ऐसी अवधि होती है जिसमें प्रेक्षक यानी जो ऑब्जर्वर है उसके द्वारा ये चीज समझ में नहीं आती, यानी इसको किस कैटेगरी में रखना है ये नहीं समझ आता। जब एक पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है क्लास में, हो सकता है टीचर ने बोर्ड पे कुछ नोट करने को दिया, बच्चे लिख रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त क्लास में पूरी तरह से साइलेंस होता है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही होती हैं उन्हें लास्ट कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़े टीचर टॉक के 7 कैटेगरीज, प्यूपिल टॉक के 2 कैटेगरीज और साइलेंस या कंफ्यूजन की 1 कैटेगरी। ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा आपने किसकी कितनी कैटेगरीज हैं और साथ ही किसने दिया है इन कैटेगरीज को, फ्लैंडर ने। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर है यानी जो क्लासरूम को ऑब्जर्व करने जा रहा है उसके लिए कुछ रूल्स भी बताए हैं फ्लैंडर ने। रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग, अवलोकन या रिकॉर्डिंग के कुछ नियम। रूल 1, द ऑब्जर्वर शुड नॉट इन्वॉल्व हिज पर्सनल व्यू पॉइंट। नियम पहला ये कहता है कि पर्यवेक्षक को अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण शामिल नहीं करना चाहिए। क्लासरूम में जिस तरह की भी कन्वर्सेशन हो रही है, जिस तरह की भी टॉक हो रही है, उसमें ऑब्जर्वर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दे कि हाँ मुझे तो लगता है ये ऐसे नहीं, ये वैसे होना चाहिए। ऑब्जर्वर का मतलब ही है ऑब्जर्व करना एकदम साइलेंटली बिना इन्वॉल्व हुए। रूल 2, इफ द टाइम पीरियड ऑफ साइलेंस एक्सीड्स 3 seconds,
इट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर द कैटेगरी नंबर 10। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि मौन की समयावधि 3 सेकंड से अधिक हो तो इसे क्रमांक नंबर 10 के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। यानी कि अगर क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे ना तो टीचर ही बोल रहा है और ना ही बच्चा ही बोल रहा है और ये टाइम ड्यूरेशन 3 सेकंड से ज्यादा है, यानी 3 सेकंड से ज्यादा का समय हो चुका है और टीचर और बच्चे दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, तो उस वक्त ये जो कन्वर्जेशन होगी इसको हम 10th कैटेगरी यानी कि साइलेंस या कंफ्यूजन वाली कैटेगरी में रखेंगे। रूल नंबर 3, व्हेन टीचर कॉल्स अ चाइल्ड बाय नेम द ऑब्जर्वर इज सपोज टू रिकॉर्ड अ 4th कैटेगरी। जब शिक्षक किसी बच्चे को उसके नाम से बुलाता है तो पर्यवेक्षक को उसे 4थी श्रेणी में रिकॉर्ड करना चाहिए। व्हेन अ टीचर लिसन्स टू अ प्यूपिल and accepts his ideas for a discussion, then this behavior belongs to category number 3. जब कोई शिक्षक किसी छात्र की बात सुनता है और उसके विचारों पे चर्चा करता है तो इस व्यवहार को तीसरी श्रेणी के अंतर्गत रखना चाहिए। The words all is okay, yes, yeah, all right, etc. belong to the category number 2 यानी encouragement। नियम 5 ये कहता है कि सब ठीक है, हाँ या हाँ, ठीक है। जब टीचर इन सारे शब्दों का उपयोग करता है तो इसे दूसरी श्रेणी में यानी कि एनकरेजमेंट ये वाली श्रेणी में रखना चाहिए, यानी वो बच्चों का आंसर सुनने के बाद उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। इसी तरह से और भी कई सारे रूल्स हैं, बट एग्जाम में लिखने के लिए 5 काफी हैं। FIACS के एडवांटेजेस देखिए अब। इट इज एन इफेक्टिव टूल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सोशल इमोशनल क्लाइमेट इन द क्लासरूम। यह कक्षा में सामाजिक भावात्मक माहौल को मापने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इन सर्विस टीचर्स। इसका उपयोग सेवारत शिक्षकों के लिए भी किया जाता है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जो टीचर ट्रेनी है यानी जो बच्चे अभी टीचर बनने वाले हैं उन्हीं के लिए यूज हो, बल्कि जो टीचर्स बन चुके हैं, जो रियल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी क्लासरूम टीचिंग को इस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द प्यूपिल टीचर्स। यह छात्र शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करता है, यानी ऑब्जर्वेशन के बाद आप जान सकते हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में। इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मेथड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। यह कक्षा शिक्षण के अवलोकन के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय तरीका है। यानी अगर आपको जानना है या ऑब्जर्व करना है कि कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक है। इट इज मोस्टली टीचर टॉक ओरिएंटेड। यह अधिकतर शिक्षक वार्ता उन्मुख है। इवन आपसे एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि FIACS टीचर ओरिएंटेड है या स्टूडेंट ओरिएंटेड, तो इसका आंसर होगा टीचर ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें 7 श्रेणियां टीचर की हैं, ज्यादा इसमें टीचर का रोल है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स। इट इज यूज टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एट डिफरेंट एज लेवल्स, जेंडर, सब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसका उपयोग विभिन्न आयु स्तरों, लिंग, विषय आदि पर शिक्षकों के व्यवहार की तुलना करने के लिए किया जाता है। इट इज मच यूजफुल इन टीम टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग। यह समूह शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण दोनों में उपयोगी है। मैंने आपको 7 इसके एडवांटेजेस बता दिए, आप इनमें से कोई भी 5 याद कर लीजिएगा। लिमिटेशंस ऑफ FIACS यानी FIACS की सीमाएं। इट कंज्यूम्स मच टाइम इन प्रिपेयरिंग 10x10 मैट्रिक्स विदाउट विच इंटरप्रिटेशन इज नॉट पॉसिबल। 10x10 मैट्रिक्स जो है, जिसके बिना व्याख्यान संभव नहीं है, उसको तैयार करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। यानी जो टेबल है ऑब्जर्वेशन के लिए, जो आप कैटेगरीज डिवाइड करके टेबल बनाएंगे, उस टेबल को बनाने में काफी समय वेस्ट होता है। लेस अटेंशन हैज बीन पेड टुवर्ड्स पीपल टॉक। दूसरी कमी जो आप लोगों को भी इसमें महसूस हुई होगी वो ये है कि शिष्य वार्तालाप की ओर कम ध्यान दिया गया है, यानी टीचर ओरिएंटेड इसको रखा गया है, ना कि स्टूडेंट ओरिएंटेड। ज्यादा ध्यान ऑब्जर्वेशन के दौरान टीचर पे रखा जा रहा है और स्टूडेंट्स को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस मिल रही है। द ऑब्जर्वर्स हैव टू बी ट्रेन्ड इन ऑर्डर टू कोड करेक्टली। सही ढंग से कोड करने के लिए जो पर्यवेक्षक है उसको भी प्रशिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। तो FIACS की ये भी सबसे बड़ी कमी है कि कई बार क्या होता है, जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर, वो खुद ट्रेंड नहीं होते हैं, इसीलिए वो सही कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर पाते हैं क्लासरूम कन्वर्सेशन को, या कह लीजिए क्लासरूम इंटरैक्शन को। क्लासरूम इंटरैक्शन ऑफ प्यूपिल टाइप इज नॉट कंसीडर्ड हियर।
यहाँ छात्र छात्र प्रकार की कक्षा बातचीत पर विचार नहीं किया गया। यानी अगर आप नोटिस करें तो इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच की कन्वर्सेशन का तो जिक्र है, लेकिन क्लास में बच्चे भी तो आपस में बातें करते हैं ना, उसके बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं है। यानी प्यूपिल बच्चे जो आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है इस FIACS टेक्निक में। द सिस्टम ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसीजर इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। जो कोडिंग और डिकोडिंग प्रणाली है वो बहुत ज्यादा एक तो कठिन है और दूसरी महंगी भी है। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।